हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल एग्ज़ाम 91 पे। चलिए भाई दोस्तों, देखिए पेपर की डेट अब तो 1 महीना बचा है सिर्फ, क्योंकि अब 1 अप्रैल तो आज हो ही गई है और फिर 2 तारीख से तो पेपर स्टार्ट है हमारे 2 मई से। और देखिए अब जितने प्रैक्टिस सेट आपको मिल जाएँ और जितना आप इंग्लिश को सॉल्व कर सकते हैं, क्योंकि देखिए जीएस को तो आप पढ़ लेते हैं, लेकिन इंग्लिश में क्या होता है कि इंग्लिश में हम लोग फंस जाते हैं। तो जितना हो सके आप उतना इंग्लिश को देखिए, ठीक है, और ज़्यादा से ज़्यादा देखिए। देखिए मेरे चैनल पे तो आपको मिल ही रहा है, अगर आप चाहते हैं तो देखिए भाई व्यूज़ देने पड़ेंगे। अगर आप नहीं देखोगे तो फिर दोस्त, अगर आप नहीं देखोगे तो फिर मैं कहाँ से वीडियो किसके लिए डालूँगा? आप लोगों के लिए मेहनत करके डालता हूँ ना। तो आप लोग भी वीडियो को ज़रूर देखिए और वीडियो को भाई दोस्तों देखिए लाइक और शेयर ज़रूर कर दिया करें। और जो भी नए लोग जुड़ते हैं सभी लोग सब्सक्राइब जरूर कर दिया करें। दोस्तों देखिए ऐसे कोई फ़ायदा नहीं है, आप लोग सब्सक्राइब भी नहीं करते हैं। बताइए 96% ऐसे लोग हैं जो वीडियो को तो देखते हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं, क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। 26 नंबर लिखा हुआ है, चूज़ द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। और ये प्रीवियस ईयर पेपर ही मैं अभी करा रहा हूँ, ठीक है, क्योंकि प्रीवियस ईयर एसएससी जो है प्रीवियस ईयर में बहुत ज़्यादा पूछता है, तो इसलिए मैं एसएससी के प्रीवियस ईयर को ही अभी जो है पुट कर रहा हूँ, देख रहा हूँ, जिससे मैं प्रीवियस ईयर को कराता रहूँ और यहाँ से आपको जो फंस जाए। उसके अलावा प्रैक्टिस सेट भी आपके सामने आएंगे, आप उससे निश्चिंत रहिए। चलिए तो पहला क्वेश्चन क्या है, यहाँ पे खाली जगह भरनी है। लिखा हुआ है, फॉर सिंगल आइटम बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो टू लास्ट काउंटर। अच्छा, फॉर फिर फॉर के बाद में यहाँ पे द सिंगल ए, तो देखो यहाँ पे द सिंगल आइटम होना नहीं चाहिए, द होना नहीं चाहिए, ए सिंगल आइटम। जब सिंगल लिखा ही है तो फिर सिंगल जब लिखा है तो उसके लिए फिर द और ए दोनों भी नहीं आ सकते। तो बचा क्या यहाँ पे, पहला जो है आपको नो, यहाँ पे आर्टिकल होना चाहिए। बिलिंग इन द सुपरमार्केट यू नीड टू गो टू द लास्ट काउंटर, तो लास्ट काउंटर से पहले द आ जाएगा, तब ये आपका बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 27 नंबर देखिए, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। यू यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री टू मार्क सेलिब्रेशन ऑफ दिस बर्थ इंस्टेड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज। अच्छा भाई, देखिए यंग किंग, तो जब राजा है तो उसके लिए द आएगा, द यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स, अ ट्री ऑफ मार्क और सेलिब्रेशन। अब देखिए अगर द वाला, जब अगर यहाँ पे द आ रहा है तो आप देखिए यहाँ पे स्टार्टिंग में किसके पास द, इसके पास द है, यहाँ पे एन है, ए है, एन है, कोई मतलब नहीं है। यहाँ पे पहला वाला आपके लिए बिल्कुल सही हो जाएगा। अ यंग किंग ऑफ नेपाल प्लांट्स अ ट्री और टू मार्क द सेलिब्रेशन ऑफ द बर्थ ऑफ हिज बर्थ इंस्टीड ऑफ स्पेंडिंग ऑन अदर फेस्टिविटीज। चलिए चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन दी ब्लैंक। देखिए जैसे मैंने आपसे कल प्रॉमिस किया था कि मुझे इसके लिए कुछ भी करना पड़े, मैं जो पीडीएफ है मैं इसको सही कराऊंगा। जो पीछे के जो प्रीवियस ईयर के जो पीडीएफ मैंने डाउनलोड किए थे, ये मैं वही आपको करा रहा हूँ, ठीक है। और इसको मैंने आज देखिए सही किया, आपके सामने प्रिंट भी अच्छा आया होगा, सब कुछ अच्छा है। चलिए चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द एम्प्लॉयर एंड हिज मैनेजर हैव कम कॉन्फ्लिक्ट अबाउट द implementation of the project। तो the employer and his manager have come into conflict about the implementation of the project। तो यहाँ पे into बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए सेकंड पेज देखिए। चलिए 29 में क्या है, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। द thief will not be allowed to get with his robbery। The thief will not be allowed get with his robbery। तो यहाँ पे दोस्तों क्या हो जाएगा, गेट क्या होना चाहिए था, गेट ऑन से कोई मतलब नहीं, गेट अवे हो सकता है, इसके बहुत अच्छे चांसेस हैं और यहाँ पे ये लगभग सुइटेबल भी बन रहा है इसके लिए, ठीक है। गेट अक्रॉस और गेट डाउन कोई मतलब नहीं है। तो द थीफ विल नॉट बी अलाउड टू गेट अवे, यहाँ से जाने की उसको अनुमति नहीं है, वो भी चोरी करके, तो यहाँ से गेट अवे बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए 30 नंबर, चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक। चलिए धर्म डिसाइडेड टू फॉरगेट द पास्ट इंसिडेंट्स एंड नॉट होल्ड एनी इनमिटी हिज नेबर। तो जो है वो जो भी पुराने जो उसकी जो इंसिडेंट हुए थे उन सबको भूल कर
और उनकी जो शत्रुता है उसको नहीं रखना चाहता है हिज नेबर। तो किसके साथ नहीं रखना चाहता? जब देखो यहाँ पे वो नेबर के साथ में नहीं रखना चाहता, जो पड़ोसी हैं उनके साथ में किसी भी तरीके की शत्रुता और वो सारी चीज़ें नहीं रखना चाहता, तो साथ के लिए विद आता है। क्या आएगा? विद हिज नेबर। चूज द बेस्ट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। वी विल हैव टू पुट आवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। वी विल हैव टू पुट आवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। चलिए देखिए, एक सेकंड, मैं इसको पीछे बार बार पलटूंगा तो बनेगा नहीं। मैं सेट पेपर को ही खोल लेता हूँ, एक सेकंड लैपटॉप। ठीक है, क्या था? वी विल हैव टू पुट आवर वेकेशन टिल माई मदर गेट्स ऑल राइट। तो वी विल हैव, तो वी विल हैव टू पुट ऑफ आवर वेकेशन, यानी कि हम लोग उसको हटा देंगे, अपनी जो छुट्टियां उनको ख़त्म कर देंगे जब तक हमारी माता जो है ठीक नहीं हो जाती। जब तक बिल्कुल पूरी तरीके से ठीक नहीं हो जाती तो हम लोग जो है तब तक छुट्टियां अपनी ख़त्म कर देंगे। ये यहाँ पे हो जाएगा। चलिए, चूज़ द वर्ड विच मीन द सेम एज द ग्रुप ऑफ गिवन वर्ड। अच्छा, वन वर्ड बताना है। चलिए, क्या लिखा है? वन हु सी द डार्क साइड ऑफ लाइफ। जो हमेशा निगेटिव देखता है या जो हमेशा ज़िंदगी में अंधेरी चीज़ों की तरफ ही जाता है, उसको उजाले से कोई मतलब नहीं है, तो डार्क साइड ऑफ लाइफ वो क्या हो जाता है? वो पेसिमिस्ट हो जाता है, निराशावादी होता है। क्या होता है? निराशावादी। एथिस्ट मतलब भगवान में विश्वास करने वाला। चलिए, 33 नंबर, चूज द वर्ड विच मीन्स द सेम एज द ग्रुप ऑफ बर्ड गिवन अ कलेक्शन ऑफ लायन। जो कलेक्शन ऑफ लायन होता है, ठीक है, उसको क्या कहते हैं? देखो, हर्ड मतलब तो झुंड होता है, झुंड तो होता है, लेकिन जब भी कभी झुंड, जैसे बकरियों का झुंड, ये जानवरों का जो झुंड होता है उनको हर्ड कहा जाता है। फिर लेकिन कलेक्शन ऑफ लायंस, जो लायन है उनके झुंड को प्राइड कहा जाता है। जो भी जानवर शिकार करने वाले या जंगली जानवर होते हैं उनके जो झुंड होते हैं उनको प्राइड ही कहा जाता है। चलिए, चूज द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड। तो देखो, करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, कंपटीशन की स्पेलिंग सभी जगह पे लिखी हुई है। अब आप कंपटीशन की ही तैयारी कर रहे हैं, अगर आपको कंपटीशन की ही स्पेलिंग नहीं पता है तो दोस्तों कुछ नहीं पता है। तो इसलिए मैं आपको यहाँ पे बिल्कुल भी इसका आंसर नहीं बताऊँगा। ये आंसर आप लोगों को मुझे कहाँ बताना है? ये कॉमेंट में बताना है, ठीक है। इसका जवाब आप लोग मुझे कमेंट में देंगे। 34 का ये जवाब मैं आपको नहीं बता रहा हूँ। देखिए, अब यहाँ से मुझे ये भी पता चल जाएगा कि कितने लोग इस वीडियो को देखते हैं और कितने लोग इसको सीरियसली देखते हैं, ठीक है। तो जो भी आपकी स्पेलिंग हो, A, B, C या D, जो भी है, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर ज़रूर दीजिएगा। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसी चीज़ में आप लगे हुए, कंपटीशन में लगे हुए। अगर आपको कंपटीशन की स्पेलिंग नहीं आती तो दोस्तों फिर आपको बाकी कुछ और चीज़ों पे भी ध्यान देना चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए देखिए, ये क्या लिखा हुआ है आपके सामने? एक तरीके से डिस्प्रेस्ड विलेजेस, उसकी कहानी दिखी हुई है। अब हमको यहाँ पे उसके आगे के आंसर दिए होंगे, उसके बारे में बताना। इन डिस्प्रेस्ड टाइप ऑफ विलेज द फार्मर्स लिव सेपरेटली ऑन देयर रेस्पेक्टिव फर्म्स। द dwellings of people are scattered according to the farm areas owned or cultivated by each farms. Dispersed villages are found on the western Ghat of India in Kerala, Karnataka and Maharashtra state. याद रखिएगा, ये कहाँ मिलते हैं? वेस्टर्न घाट पे मिलते हैं, ठीक है, पश्चिम घाट जिसको बोलते हैं। और ये कहाँ कहाँ पे पड़ेंगे? केरला, कर्नाटका, महाराष्ट्र, ठीक है। इन कर्नाटका, इन मालैंड area such as Shimoga, Chimmagalur and Kodagu. Farms and states are normally scattered. Her often 5-10 houses constitute a village. In dispersed village, the dwelling house are connected with the country service road. Adjacent to the dwelling house, the farmer keeps his livestock and farms equipments. In this type of village, families are forced to find service such as markets, store, hostel, shops, school, primary health centers,
and such other things in nearby towns. Since people are scattered over the area, their social life may assume different forms. The dispersed villages are such that one often finds it difficult to make other out where one village ends and another starts. The people of dispersed village have their own difficulty in defending their common interest against odd and external dangers. Each family has to do it by itself. The nucleated village in this respect has a greater advantage, for it can defend its common interests collectively. The problem of self-defense of dispersed village has made some communities such as Nairas of Malabar and Corgos and Quadogo of grow into martial race. ठीक देखिए, जब भी कभी आप पैराग्राफ पढ़ें, मैं एक चीज़ आपको बता दूं, कभी भी आप उनको इंग्लिश और मतलब हिंदी में निकालने की कोशिश ना करें। आप नॉर्मली उसको पढ़िए, बस ये ध्यान रखिए कि कौन सी चीज़ कहाँ पे आई थी, उसको किस तरीके से उसने अटैच किया था। बस आपको वहाँ से क्या होगा कि आपको इतना करने से मैं गारंटी देता हूँ कि आपके इसमें क्वेश्चन सही होने के चांसेस ज़्यादा होंगे। अगर आप इसकी हिंदी के पीछे भागोगे तो आपका उसमें टाइम भी ज़्यादा खर्च होगा और आप चीज़ों को कंप्लीट करने में भी थोड़ी सी प्रॉब्लम आएगी। चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं क्या लिखा। व्हाट डिटरमाइंस द साइज ऑफ डिस्प्रेस्ड विलेज इन पार्ट ऑफ कर्नाटका। देखो कर्नाटका में जो था वो उनके लोगों के पास जो थी वो कल्टीवेशन के लिए उनके पास ज़मीन थी, उनके अंडर में जो थी वो कल्टीवेशन के लिए ज़मीन थी, यानी कि खेती करने के लिए ज़मीन थी। तो देखो पॉपुलेशन तो बिल्कुल नहीं है। देखो पहला ही ऑप्शन आपको यहाँ पे ये लैंड अंडर कल्टीवेशन, ये बिल्कुल सही हो जाएगा। पॉपुलेशन, नंबर ऑफ हाउसेस, वैल्यू ऑफ प्रॉपर्टी, ये नहीं था। नंबर ऑफ हाउसेज आपके लिए दूसरी जगह पे था। व्हाट इज़ द स्पेशल फीचर ऑफ सच विलेजेस। तो देखो इसके स्पेशल फीचर क्या थे। वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज, फार्मर्स हैव नो प्लेस टू स्टोर देयर प्रोडक्ट्स, देयर इज़ नो रिवर नियर देम, पीपल डू नॉट नो वेयर टू कीप देयर लाइव स्टॉक। इसका जो स्पेशल फीचर था वो ये था कि इनके विलेजेस में किसी भी तरीके की कोई बाउंड्री नहीं थी। ठीक है, तो ये पहला ही ऑप्शन आपको मिल जाएगा, वी कैन नॉट सी देयर बाउंड्रीज। फिर 37 नंबर देखिए, 37 नंबर में क्या हो जाएगा। व्हाट इज़ मोस्ट क्रूशियल कंसर्न फॉर पीपल लिविंग इन डिस्प्रेस्ड विलेज। क्या था वाटर सेफ्टी, वेदर या मैन पावर। तो देखो जो क्रूशियल कंसर्न था, जो इन लोगों का बहुत मेन कंसर्न था पीपल लिविंग इन डिस्प्रेस्ड विलेज, उसका बस एक ही था कि सेफ्टी पर्पस था, इसीलिए यहाँ पे इनकी कोई बाउंड्रीज नहीं थी। Which phrase from the passage west describes the opposite of dispersed village। तो dispersed village का जो opposite हो जाएगा, देखो scattered over, lives separately, common interest collectively। 38 के बाद में 39, इसमें तो ऑप्शन ही नहीं दिया है यार, इसमें तो चौथा ऑप्शन ही नहीं दिया है। चलो मैं बताता हूँ यहाँ पे चौथे ऑप्शन में था क्या। यहाँ पे जो डी वाला ऑप्शन है ये था न्यूक्लिएटेड विलेज। और यही इसके लिए सही था। क्या था, जो डिस्प्रेस्ड विलेज का मतलब ही यही था, जो उसने क्या कहा था, अपोजिट बताना है। तो न्यूक्लिएटेड विलेज, यहाँ पे न्यूक्लिएटेड नहीं थे, यहाँ पे क्या थे, जॉइंट विलेज थे। मतलब अगर विलेज है तो उसमें सारे के सारे कोई बाउंड्री थी नहीं, तो वो सब क्या हो जाएंगे, यहाँ पे ये डिस्प्रेस्ड विलेज का मतलब यही हो जाएगा। तो न्यूक्लिएटेड विलेज जो है उसका मतलब बिल्कुल अपोजिट हो जाएगा। चलिए फिर क्या लिखा हुआ है। हाउ डू द पर्सन इन द विलेज डिफेंड देमसेल्फ फॉर एक्सटर्नल डेंजरस। जो मतलब बाहरी जो उनका वो था, मतलब जो डेंजर थे उससे वो लोग कैसे बचते थे। तो देखिए मेन चीज़ जो वहाँ की थी वो क्या थी, थ्रो कल्चर बॉन्ड्स, वो अलग चीज़ थी। बाई यूजिंग मार्शल आर्ट, बाई आस्किंग नियर बाई टाउन्स विद इनहेंस्ड कम्युनिकेशन मोड्स। देखो
वहाँ के जो लोग थे वो बाहरी अटैक से कब कैसे बचते थे, लास्ट वाली लाइन में, लास्ट से 1 या 2 लाइन पहले ही सबसे लास्ट में क्या बताया था उन्होंने, वो मार्शल आर्ट जो है यूज करते थे, इसलिए उससे बाहरी आक्रमण से बच जाते थे। फिर 40 नंबर, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड, द स्नैक्स सर्व्ड एट द बिडिंग वर डिलीशियस। देखो जो वहाँ का नाश्ता था खाने में, मतलब शादी में जो नाश्ता उनको सर्व किया गया था वो कैसा था, टेस्टी था। कैसा था, डिलीशियस। उसने अंडरलाइन सेम पूछा है ना, सेम एज द अंडरलाइन वर्ड, तो सेम मीनिंग डिलीशियस, मतलब भी डिलीशियस जो है एक तरीके का मतलब बहुत ही बेहतरीन खाना जिसका स्वाद बहुत अच्छा था, तो टेस्टी मतलब भी वही होता है, तो टेस्टी इसका सेम मीनिंग हो जाएगा। चलिए, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द सेम एज द अंडरलाइन वर्ड दैट द बॉय हैड नॉट रिकॉग्नाइज द प्रेसिडेंट वॉज ऑब्वियस। तो ऑब्वियस मतलब होता है वास्तव में, जैसे, ठीक है, जैसे क्या होता है वास्तव में, स्वाभाविक। तो यहाँ पे अंडरलाइन सेम बताना था, तो 41 में देखिए सेम क्या हो जाएगा, क्लियर, सीक्रेट, हिडन और हैजी। तो देखो सीक्रेट और हिडन लगभग एक जैसे हो गए कि सीक्रेट जो है उसको हिडन किया जाता है, सीक्रेट आपका रहस्य होता है और हिडन मतलब छुपाना होता है, और हैजी मतलब हैजी का मतलब मुझे नहीं अभी याद आ रहा है, और क्लियर, ऑब्वियस का मतलब देखिए वास्तव में, तो उसका भी क्लियर जो है सेम हो जाएगा, क्लियर कि वो भी सेम हो जाएगा, एक जैसा ही हो जाएगा। चलिए 42 देखिए, फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट द अंडरलाइन वर्ड, एक्सट्रीमली हाई पिचेड साउंड कैन रिपील वर्ड्स। अच्छा भाई, रिपील एक तरफ से घृणित होता है, बहुत चुभने वाली चीज़ होती है, ठीक है, क्या होता है, चुभने वाला या बहुत घृणित, जो हमें अच्छा नहीं लगता है, ठीक है। और फिर अट्रैक्ट, ऑब्जर्व, कन्फ्यूज और कंसंट्रेट ये दे रखा है। तो जब एक कोई ऐसी चीज़ होगी जो घृणित होगी, जो चुभ रही होगी, जो अच्छी नहीं लग रही होगी, तो उसका जो अपोजिट होगा वो क्या होगा, अट्रैक्ट हो जाएगा, क्या, जो हमको अट्रैक्ट यानी कि अपने तरफ खींच रहा हो, अच्छा हो। फाइंड द वर्ड दैट मीन्स द अपोजिट ऑफ द अंडरलाइन वर्ड, रियल एस्टेट प्राइस हैव प्लम्प्टेड इन द पास्ट 6 months, कंप्लीटली फॉलन, ठीक है, क्या हो जाएगा, कंप्लीटली फॉलन, और प्लंगेड डाउन, मल्टीपल्ड ट्वाइस और राइजन शार्पली। तो अपोजिट बताना है, ठीक है। इसका मतलब होता है बहुत तेजी से, अचानक से गिरना, अचानक से क्या मतलब, हाँ बहुत तेजी से गिरना, बहुत तेजी से गिरना। अब जब इसका जो है अपोजिट की बात आ जाएगी तो क्या आ जाएगा, राइजन शार्पली, राइज मतलब होता है उठना, बहुत राइजन शार्पली, और बहुत अच्छे तरीके से ऊपर उठना। चलिए 44 नंबर देखिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। अब जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है हमको वो बताना है, वो भी अंडरलाइन के नीचे लिखा हुआ, ओइंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन कुड नॉट लीव इन इट्स एक्सपेक्टेड टाइम ऑफ डिपार्चर, ठीक है। चलिए भाई, तो क्या हो जाएगा, ओइंग टू बैड वेदर द एरोप्लेन could not leave in its expected time of departure। तो देखो जब वो डिपार्चर हो रहा है, could not leave in its, इन नहीं होना चाहिए, on its expected time, वो अपने एक्सपेक्टेड टाइम पर नहीं उड़ पा रहा था, तो यहाँ पे on होना चाहिए था, ना कि in होना चाहिए था, in its गलत है। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट, जो ग्रामेटिकली करेक्ट नहीं है हमें उसके बारे में बताना है। चलिए, द इजिप्शियन फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस विच ग्रू अलॉन्ग द रिवर नाइल। अच्छा, द इजिप्शियन फर्स्ट मेड पेपर आउट फ्रॉम पेपरस विच ग्रो अलॉन्ग द रिवर नाइल। अच्छा, यहाँ पे बताना गलती किस में है, कि फर्स्ट मेड में है, आउट फ्रॉम में है, विच ग्रू में है, या अलॉन्ग में है। तो दोस्तों देखो, द इजिप्शियन फर्स्ट मेड पेपर
आउट फ्रॉम, यहाँ पे दोस्त मुझे यहाँ पे गलती लग रही है, लेकिन मुझे अभी ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं आपको यहाँ पे बताऊँगा कि क्या गलती है। बट हाँ, ये कन्फर्म है कि इसमें आउट फ्रॉम नहीं होना चाहिए था, यहाँ पे ये गलती है कि आउट फ्रॉम पेपर्स विच ग्रो अलोंग द रिवर नाइल। यहाँ पे आउट फ्रॉम में गलती है, एग्जैक्टली गलती है, लेकिन क्या है अभी दोस्त मैं नहीं समझा सकता, क्योंकि देखिए ऐसा होता है कि देखिए पढ़ाने का मतलब ऐसा है कि देखिए मैं आपको पढ़ाता हूँ, मैं पेपर को सॉल्व करता हूँ पहले, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है जब मैं पेपर को सॉल्व कर लेता हूँ, जैसे मैंने अभी इसको पेपर रिकॉर्ड करने से जस्ट अभी 15 मिनट पहले इसको सॉल्व किया है, तो मैं इसको सच बताऊँ तो मैंने इसके अभी जहाँ पे मैं फंसा हूँ उसके बारे में पढ़ नहीं पाया है। और मैं जो भी चीज़ें पढ़ाता हूँ मेरा मानना ये है कि आप पहले उसको पढ़ लीजिए, अगर आपको कहीं पे कोई प्रॉब्लम है तो वो देख लीजिए, फिर मैं आपको बताता हूँ। बहुत कम ऐसा होता है कि जब मैं आपको आंसर शीट सामने रख के या आंसर शीट से या सॉल्व पेपर रख के मैं उसको सॉल्व कराऊँ, नहीं, मैं पहले खुद सॉल्व करता हूँ, चाहे मैथ हो, चाहे रीजनिंग हो, चाहे हिंदी हो, इंग्लिश हो, कुछ भी हो, मैं खुद पहले सॉल्व करता हूँ। कहीं फंसता हूँ तो उसको देखता हूँ, वरना मैं डायरेक्टली आपको बताता हूँ, क्योंकि अगर जो चीज़ मुझे पता है अच्छे से तो वो मैं अच्छे से एक्सप्लेन कर सकता हूँ, और अगर मैं पढ़ के पढ़ा रहा हूँ तो उसको एक्सप्लेन करने में हमेशा दिक्कत आएगी। चलिए, आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट इज सेंटेंस विच इज नॉट ग्रामेटिकली करेक्ट। वन डे अ वेल्थी मैन one day a wealthy man drove out of the great big city in which he lived। अच्छा, one day a wealthy man drove out of the, दोस्तों देखिए यहाँ पे आउट और ऑफ दोनों एक चीज़ लिखी, एक ही साथ लिखी हुई हैं। यहाँ पे दोनों का मतलब आउट मतलब भी बाहर आना होता है, और ऑफ मतलब OFF ऑफ मतलब भी किसी से बाहर जाना, किसी से कट करना या हट जाना होता है। तो यहाँ पे दोनों चीज़ें एक साथ नहीं आ सकती, तो यहाँ पे गलती किस में हो जाएगी, आउट ऑफ में हो जाएगी। आइडेंटिफाई द अंडरलाइन पार्ट विच, अच्छा ग्रामेटिकल एरर फिर है, इट इज़ रेयर बिकॉज it is the only such a map available। it is rare because it is the only such a map available। अच्छा भाई चलिए, it is rare सही लिखा है, because it is ये भी सही लग रहा है, the only सच नहीं होना चाहिए, सच अ मैप नहीं होगा यहाँ पे। देखिए इट इज़ रेयर बिकॉज इट इज़ द ओनली अ मैप अवेलेबल, यही एक मैप अवेलेबल है, सच नहीं होना, सच का कोई मतलब नहीं था यहाँ पे। यह सच अ मैप अवेलेबल, सच मैप या सच अ मैप अवेलेबल, ये इसका कुछ एग्जैक्टली बन नहीं पा रहा है, ठीक। आइडेंटिफाई द, फिर वही ग्रामेटिकल एरर है। चलिए देखते हैं इसमें क्या ग्रामेटिकल एरर है। द गर्ल एक्सप्लेन्ड टू देम, the girl explained to them that her had always liked flying, the flying had never been afraid of being in the air। the girl explained to them that her had, अच्छा तो देखो दोस्तों यहाँ पे जो है जो गलती है, had never been क्या है, flying and had never been afraid of being in the air। यहाँ पे गलती जो है had never been afraid, यहाँ पे ये गलत हो जाएगा। चलिए फिर PQR हमको सही करने हैं। चलिए भाई PQR में देखते हैं क्या सही हो जाएगा, क्या लिखा हुआ है। चलिए लिखा हुआ है इम्पेशेंटली फॉर द मूवी वी सैट वेटिंग टू बिगिन। अच्छा वी सैट वेटिंग बिल्कुल सही हो जाएगा, यहाँ से पहले से तो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा, ये पहला बन जाएगा। वी सैट वेटिंग इम्पेशेंटली फॉर दूसरा हो जाएगा, फिर द मूवी टू बिगिन चौथा, बहुत सरल था, आराम से बन गया, यानी कि RPQS, QR काट दीजिए, PQ नहीं है, RPQS ये लीजिए, तीसरा वाला ऑप्शन आपके सामने बिल्कुल सही हो जाएगा। फिर वही चीज़ है PQRS। चलिए द मिनिस्टर टोल्ड हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी देम दैट बिजनेस टू एक्सटेंड इनटू न्यू मार्केट। देखिए सरल है, द मिनिस्टर टोल्ड मिनिस्टर ने बताया, देम उनको, दैट बिजनेस, हैव अ गोल्डन अपॉर्चुनिटी टू एक्सपेंड इनटू न्यू मार्केट, चार बिल्कुल, यानी कि PRQS चौथा ऑप्शन दिख रहा है, बिल्कुल सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं GS की तरफ। देखिए लखनऊ में आयोजित, देखिए 2017 का है, वही चीज़ मैंने आपको बताई भी थी कि 2017 का पेपर है, तो इसलिए ये आपके लिए यहाँ पे बिल्कुल भी इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इसका आंसर मैं बता देता हूँ कि समीर वर्मा ने ये जीता था। चलिए
ये देखिए 2018 में विश्व फीफा फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजित किया जाएगा। देखिए किया जाएगा, अगले के लिए पूछा है तो 2017 के पेपर में वो 2018 के बारे में पूछ रहे हैं, बिल्कुल सही है, कोई दिक्कत नहीं है कि फीफा विश्व कप फुटबॉल टूर्नामेंट में आयोजित कहाँ किया जाएगा, कहाँ किया जाएगा दोस्तों, ये रूस में किया जाएगा, मतलब किया गया था। ठीक, देश में 50 से अधिक वर्ष के गृहयुद्ध को समाप्त करने के अपने प्रयासों के लिए किसको नोबेल शांति पुरस्कार 2016 से सम्मानित किया गया। अब देखिए 2016 से सम्मानित करने की बात आ रही है तो किसको किया गया था, तो ये जुआन मैनुअल सैंटोस, ठीक है, ये जुआन मैनुअल सैंटोस, इनको सम्मानित किया गया था। प्लेइंग इट माई वे के रूप में किस महान बल्लेबाज की आत्मकथा है, कल ही वाले पेपर में आया था प्रीवियस ईयर में। देखिए मैंने बताया ना एसएससी के पेपर में यही एक फ़ायदा होता है कि आपको चीज़ें रिपीटेड मिलेंगी। देखिए ये कल मतलब 2017 में ही, क्योंकि कई शिफ्टों में पेपर हुआ था तो एक शिफ्ट में ये पूछा गया था कि सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा का नाम क्या है, तब मैंने बताया था प्लेइंग इट माई वे। आज पूछा गया कि प्लेइंग इट माई वे, उसके अगले ही दिन आपसे क्या पूछ लिया गया कि प्लेइंग इट माई वे किसकी आत्मकथा है। तो दोस्तों आपको तुरंत पता हो जाना चाहिए किसकी आत्मकथा है, दोस्तों सचिन तेंदुलकर की आत्मकथा है। फिर 55 नंबर, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अप्रैल 2017 में उड़े देश का आम नागरिक यानी कि उड़ान योजना के तहत के लिए पहली क्षेत्रीय उड़ान को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। अब देखिए अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है, चलिए कहाँ से उन्होंने हरी झंडी को दिखाकर रवाना किया था, कहाँ से कहाँ तक के लिए, चलिए तो देखिए कहाँ से, शिमला से दिल्ली तक के लिए। देखिए 2017 का करंट के क्वेश्चन कई पूछे गए हैं तो आप लोग करंट को तो फोकस करना ही करना है, इसके लिए मैं करंट आपको बिल्कुल दूंगा। चलिए भारत में ने फाइनल में को हराकर 2016 जूनियर विश्व कप हॉकी जीता था जो दिसंबर 2016 में लखनऊ में आयोजित किया गया था। देखिए करंट का क्वेश्चन अभी तक 5वां क्वेश्चन है, छठा, अभी तक सारे के सारे आपको करंट के ही देखने को मिले हैं। तो कहाँ हुआ था फाइनल में, तो बेल्जियम को हराकर जो है जूनियर विश्व कप हॉकी जीता था 2016 में। अब देखिए जनगणना 2011 के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित में से कौन से जिले में साक्षरता दर सबसे अधिक है। तो ये साक्षरता दर सबसे अधिक कहाँ पे है, गौतम बुद्ध नगर, कहाँ पे पड़ेगी, गौतम बुद्ध नगर। फिर एक प्रसिद्ध धार्मिक तीर्थ स्थल नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के किस जिले में स्थित है। यार ये जीएस क्या कुछ चेंज हो गई है क्या, क्योंकि इसमें यूपी के बारे में बहुत कुछ पूछा जा रहा है। तो नैमिषारण्य ये कहाँ पड़ता है, सीतापुर में पड़ता है दोस्तों। महाराष्ट्र में नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के एक उत्कृष्ट कार्यकर्ता गोपाल हरि देशमुख थे जो बाद में के उपनाम से भी प्रसिद्ध हुए थे। अब देखिए ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है। तो जो लोग जो थे, ये क्या नाम, गोपाल हरि देशमुख, इनको एक दूसरे नाम से भी जाना जाता था। उनका दूसरा नाम क्या था, लोकमान्य, वो तो बाल गंगाधर तिलक थे। लोकहितवादी, लोकप्रिय और लोकनायक। ठीक, अब इनको जो गोपाल हरि देशमुख जो थे, इनको क्या कहा जाता था, ये लोकहित थे। ये क्या थे, लोकहितवादी थे। क्यों, क्योंकि ये नई शिक्षा और सामाजिक सुधार के लिए जाने जाते थे। तो इनको एक दूसरा नाम दे दिया गया था, क्या था वो, लोकहितवादी कह दिए गए थे। कौन से मुगल सम्राट को जिंद पीर माना जाता है। ठीक, बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। जीएस के मामले में अगर आपको नॉर्मल सी जीएस पूछी जा रही है जो आपको एमटीएस वगैरह के लेवल में आती है, तो आपको ये क्वेश्चन बहुत ज़्यादा गहरा नहीं है, ये क्वेश्चन बहुत सरल क्वेश्चन है आपके लिए। ये क्वेश्चन इतना आसान है कि आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो जिंद पीर किसको कहा जाता था, अकबर, औरंगजेब, शाहजहां या बाबर। तो किसको कहा जाता था दोस्तों, ये औरंगजेब ने अपने आप को जिंद पीर कहा था। जिंद पीर का मतलब होता है खलीफा होता है, जो खलीफाओं का खलीफा होता है उसको कहा जाता था। तो इसलिए इसने अपने आप को जिंद पीर कह लिया था। ये इनका अपना वही था ना कि कोई आपको कुछ कहे या ना कहे, जब तक कोई कुछ कहे या ना कहे हमें क्या करना, हम अपने आप को अपना मान लेंगे। इनका वो वाला सीन था। चलिए एक मुस्लिम राष्ट्रीय विद्वान थे जिन्होंने काहिरा में शिक्षा प्राप्त की और अपने अखबार अल हिलाल का प्रकाशन किया और प्रमुख राष्ट्रीय नेता बने। बहुत बढ़िया क्वेश्चन है। मैं आपको बता दूं, इस तरीके के क्वेश्चन जो हिस्ट्री से रिलेटेड होते हैं, ये मॉडर्न हिस्ट्री का क्वेश्चन है और बढ़िया क्वेश्चन है। अगर आप थोड़ा सा भी ध्यान देके करें तो देखिए ये बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं। इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं और फंसा देते हैं हमको। ठीक है, तो ये कौन थे, मौलाना अबुल कलाम आज़ाद, मौलाना मोहम्मद अली जिन्ना और चौथा क्या है, मौलाना जफ़र अली खान। तो देखो ये आपको कहीं से कुछ समझ में आया ना, अल हिलाल किसने लिखी थी, ये किसका प्रकाशन था, तो मौलाना अबुल कलाम आज़ाद ने इसको प्रकाशित किया था। चलिए
कौन से अधिनियम के विरुद्ध 1919 में गांधी जी ने सत्याग्रह सभा प्रारंभ की और जिसके सदस्यों ने इस अधिनियम की अवज्ञा करने के प्रति वचन लिया था? तो ये कौन सा था? स्टाम्प अधिनियम, आपने शायद मुश्किल सुना हो। रॉलेट अधिनियम, भारतीय उत्तराधिकार अधिनियम, भारत सरकार अधिनियम। तो 1919 में कौन क्या आया था? ये रॉलेट एक्ट आया था। रॉलेट एक्ट के विरोध में ही जो है लाठीचार्ज हुआ था, तब जो है वो उनको लाठीचार्ज में ही मारे गए थे। क्या नाम था वो कल के पेपर में जो आया था, वो जो मैच करने के लिए आया था, जो जिनके बारे में जो हम लोग बात कर रहे थे, तो वो कुछ मिस्टेक हो गई थी, वही थे 1919 में। चलिए, खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी, जिसे लोकप्रिय रूप में जाना जाता है। किसे क्या जाना जाता है? नीली कुर्ती, पीली कुर्ती, लाल कुर्ती या सफ़ेद कुर्ती। तो किसके रूप में जाना जाता है? खान अब्दुल गफ्फार खान के नेतृत्व में पठानों ने खुदाई खिदमतगार समाज की स्थापना की थी। ये खुदाई खिदमतगार समाज की जो स्थापना की थी, जिसे लोकप्रिय रूप में जाना जाता है, कहा जाता है, क्या कहा जाता है? लाल कुर्ती कहा जाता है। ठीक है, याद रखिएगा, इसे लाल कुर्ती कहा जाता है। चलिए फिर 64 नंबर देखिए, निम्नलिखित में कौन सा बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है? देखिए, बॉक्साइट की बात आ जाती है तो याद रखिएगा हमेशा कि ये मैंने आपको बताया था उस दिन, और इसका परसेंटेज भी मैंने बताया था। चीन, भारत, अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया, सबसे ज़्यादा अगर बॉक्साइट का सबसे बड़ा उत्पादक देश है तो कौन है? ऑस्ट्रेलिया। इस यहाँ पे इसके पास हमें लगता है कितने % निकलती थी? शायद 67 या 63% इसके पास बॉक्साइट है, निकलता है। पूरा जहाँ पे टोटल निकलता है उसका उतने %। बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को के रूप में जाना जाता है? बहुत सरल क्वेश्चन है, मुझे नहीं लगता कि इससे ज़्यादा सरल क्वेश्चन आपको जियोग्राफी में कहीं पे भी देखने को मिलेगा। तो बांग्लादेश में तुरंत प्रवेश करने के बाद गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है? जमुना, पद्मा, तीस्ता या महानंदा। तो बांग्लादेश में किस नाम से जाना जाता है? पद्मा। ये पद्मा, गंगा और ब्रह्मपुत्र नदी मिलके ही कहा क्या बनाती है? सुंदरवन का डेल्टा वहाँ पे बनाती हैं। तो इतना बड़ा डेल्टा है, वो विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा माना जाता है। ये तो क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है। चलिए, निम्नलिखित में कौन सी अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है? अभी जल्दी में ही अभी आप पिछले 4-5 पीछे का सेट पेपर अगर उठा के आप देख लें तो आपको उस सेट पेपर में ही ये देखने को मिल जाएगा कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है। तो वहाँ पे मैंने बताया भी है कि किस किस जगह पे कौन कौन सी चोटियाँ जो हैं ऊंची मानी जाती हैं। तो देखो, माउंट डाइवोलो, काउंट कोएओब, सैंडल पीक और माउंट थुलियर। तो जो सबसे ऊंची निकोबार द्वीप समूह, अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है वो सैंडल पीक है। कौन सी है? सैंडल पीक। भाई दोस्तों देखिए, बहुत सरल क्वेश्चन है, रिपीटेड है, और मैं अपने सेट पेपर्स में ये क्वेश्चन लगभग सब करा चुका हूँ। तो आप इन चीज़ों पे थोड़ा सा ध्यान दिया करें, ज़रूर देखा करें। अगर आप लोग नहीं देखेंगे तो देखिए, जीएस में क्वेश्चन रिपीटेड हो रहे हैं और मैंने जो पढ़ाया है उसी से रिपीटेड भी हो रहे हैं। तो आप अंदाज़ा यहीं से लगा सकते हैं कि जब अभी रिपीटेड हो रहे हैं, अभी कितने 7-8 क्वेश्चन, 6 ही 7-8 रिपीटेड, 8 को अभी प्रैक्टिस सेट ही हम लोगों ने किए हैं। अगर 8 प्रैक्टिस सेट में आपको रिपीटेड आ सकते हैं तो आप अंदाज़ा लगाइए, अगर आप महीने भर, अभी 1 महीना है, महीने भर में आप 30 प्रैक्टिस सेट करेंगे, इन 30 प्रैक्टिस सेट में आपको कितना रिपीटेड होगा। चलिए 67 देखिए, भारतीय संविधान के 91वें संशोधन के तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की संख्या लोकसभा विधानसभा की कुल सदस्यों की संख्या के प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती। कितने प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती? 5, 10, 15 या 20। ठीक है, तो दोस्तों ये 15% से अधिक नहीं होगी। बाकी वो जो 10% होता है वो कोरम होता है, वो दूसरी चीज़ होती है। लेकिन यहाँ पे उसने पूछा कि तहत मंत्रिपरिषद के सदस्यों की लोकसभा विधानसभा में कुल सदस्यों की संख्या से प्रतिशत से अधिक नहीं हो सकती, तो 15% से अधिक नहीं हो सकती। सर्वोच्च न्यायालय के कौन से न्यायाधीश के विरुद्ध भारतीय संसद में पहली बार महाभियोग चलाया गया था? सौमित्र सेन, बी रामास्वामी, फिर पीडी दिनाकरन और CS कर्णन। ले भाई, ये देखिए, आपने ये क्वेश्चन अगर पढ़ा है तो बहुत अच्छा, नहीं पढ़ा तो आप गड़बड़ कर देंगे। ये CS कर्णन थे, इन्हीं के ऊपर पहली बार महाभियोग चलाया गया था। 69 साइबर कानून भारतीय संविधान के अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत? संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची या अपशिष्ट शक्ति। तो देखो, जो साइबर कानून होता है
जो साइबर कानून है ये संघ सूची, राज्य सूची, समवर्ती सूची और अपशिष्ट शक्ति, तो ये ना तो संघ सूची का है, ना राज्य सूची का है, ना ही समवर्ती सूची का, ये अपशिष्ट शक्ति है। चलिए 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में अध्यक्ष के रूप में किसने अध्यक्षता की थी? अच्छा 46 में है, संविधान सभा के उद्घाटन सत्र में। अच्छा, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा, सी राजगोपालाचारी या जेबी कृपलानी, किसने की थी अध्यक्षता 1946 में संविधान सभा के उद्घाटन जो सत्र हुआ था उसमें किसने की थी? तो सच्चिदानंद सिन्हा। ये फिर उसके जस्ट बाद में शायद 9 तारीख को ये बने थे, 11 तारीख को जो है राजेंद्र प्रसाद बना दिए गए थे। चलिए फिर 71 नंबर देखिए, प्राचीन गणित पुस्तक शल्भ सूत्र किसके द्वारा लिखी गई है? आर्यभट्ट, ब्रह्मगुप्त, भास्कराचार्य और बौधायन। तो ये जो शल्भ सूत्र जो है ये बौधायन के द्वारा लिखी गई है दोस्तों। किसके द्वारा? बौधायन के द्वारा। 72 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है? गिद्दा, कोली, धूमल, छऊ। देखो ये चीज़ें मैंने आपको जो देखिए जिन्होंने भी जो भी लोग नए हमसे जुड़े हुए हैं, जिन्होंने अभी तक मेरा जो मैंने 2 वीडियो डाल रखे हैं, 2 वीडियो हैं आपके नृत्य से रिलेटेड और फोक डांस से रिलेटेड, जो भी वीडियो हैं 2 वीडियो मैंने डाल रखे हैं, आप लोग उसको जाके देखिए, आपसे नृत्य वाले क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। तो जो जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है वो कौन सा है? वो धूमल नृत्य है। कौन सा? धूमल नृत्य जम्मू कश्मीर राज्य से संबंधित है। चलिए निम्नलिखित में कौन सा बिहार राज्य से प्रचलित लोक रंगमंच का रूप है? अब देखिए फिर वही चीज़ वैसे ही रिलेटेड मैंने इसीलिए 2 वीडियो डाल रखे हैं। जिसने भी अभी तक ये दोनों वीडियो नहीं देखे हैं जाकर देखिए, प्लेलिस्ट में जाइएगा, एसएससी के नाम से एक एसएससी जीएस के नाम से सिर्फ खाली लिखा होगा एसएससी जीएस, आप उसको जाइए देखिए। आप वहाँ पे जब देखेंगे जाके तो आपको दिखाई देगा वहाँ पे मैंने वीडियो डाल रखे हैं। बट क्या करें भाई, लोग जब ऐसा होता है जब लोगों की ज़रूरत होती है तब हम मांगते हैं कि सर ये चीज़ दीजिए, बट वो लोग खोजना नहीं चाहते। मैंने पहले से ही वो डाल रखे हैं और सोचिए उस वीडियो पे अभी तक 150 लोगों ने सिर्फ देखा है। तो जब जो लोगों पेपर से पहले आप ज़रूर जाइए देखिए, पेपर में आपको 100% देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए तो जो बिहार राज्य से प्रचलित जो लोक नृत्य है लोक रंगमंच है वो कौन सा है? जात्रा, झूमर, तमाशा। ठीक तो विदेशिया ये जो है ये बिहार राज्य से है। बिहार विदेशिया दोनों में बाबा आता है और दोनों में छोटी की मात्रा भी लगती है। बिहार विदेशिया। ठीक, आभूषण जोसन शरीर में पर पहना जाता है, कहाँ पर पहना जाता है? अब देखो ये क्वेश्चन वैसे एसएससी नहीं पूछता है, लेकिन अगर पूछा है तो कुछ हम लोग उसको मना थोड़ी ना कर सकते हैं कि नहीं पूछना चाहिए। तो जो जोसन होता है ये सिर पर बांधा जाता है। ठीक है, जैसे जो इस तरीके जो सिर होता है, जो माथा होता है, यहाँ पे इस तरीके से ये बांधा जाता है। तो कहाँ? ये जोसन जो है सिर पर बांधने वाली चीज़ होती है। राजस्थान में तो इतनी चीज़ें बंधी जाती हैं शरीर पे, इतने आभूषण होते हैं कि आप उनको याद कीजिए। जब भी कभी राजस्थान का पेपर दीजिएगा तो आपको पूरी एक बुक आती है, आपको वो पढ़नी पड़ती है, तब जाके आप कहीं उसको मतलब निकाल सकते हैं। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे दिल्ली के रूप में जाना जाता है? अच्छा इसमें भी बताइए, सी ही तक ऑप्शन दे रखे हैं यार, इसका भी एक ऑप्शन कटा हुआ है। कौन से प्रसिद्ध सूफी संत को चिरागे दिल्ली के रूप में जाना जाता है? तो बख्तियार काकी, निजामुद्दीन औलिया, शेख निजामुद्दीन महमूद। चलिए खैर कोई दिक्कत नहीं है, इसमें ऑप्शन जो है हम लोगों को इसका जो आंसर है वो इसी में है। तो चिरागे दिल्ली के जो नाम से जाना जाता है वो कौन है? शेख निजामुद्दीन महमूद। कौन है? शेख निजामुद्दीन महमूद। चलिए दोस्तों आज के जो हमारे जो इंग्लिश और जीएस को मिला के जो 25 क्वेश्चन थे वो हमारे आज कंप्लीट हो गए हैं। और अब आपको देखिए मैं बता दूं, जब तक पेपर है मैं पर डे पेपर कराऊंगा। अगर आपको कहीं से भी लगे कि पेपरों की संख्या बढ़ानी चाहिए तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में बताइएगा, और जो क्वेश्चन मैं कमेंट में पूछता हूं आप उसका क्वेश्चन में आंसर ज़रूर दिया करें कि ये चीज़ इसका आंसर होगा। क्योंकि देखिए जब आप उसका आंसर देते हैं तो उससे एक फ़ायदा ये मिलता है, वो चीज़ आपके दिमाग में छप जाती है। तो इसलिए जब भी मैं कोई क्वेश्चन पूछूं तो आप उसका रिप्लाई ज़रूर किया करें, ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। चलिए दोस्तों आज के देखिए 50 क्वेश्चन यहीं पे समाप्त होते हैं। अगर आपको सेशन अच्छा लगा है तो आप वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए, और अगर आप चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे ऑल पे क्लिक कर लीजिए, जिससे सारी नोटिफिकेशंस मिलती रहें। चलिए दोस्तों मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।